हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। टुडे विल डिस्कस डेली करंट अफेयर्स ऑफ 11 अगस्त 2020 एंड ये बाइलिंगुअल सेशन है जिसमें हम करंट अफेयर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं। और फटाफट से आप इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल पेंडलम ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। और आप ये जो करंट अफेयर्स ये जाके हमारी वेबसाइट pendulummedia.com पर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज की टॉप न्यूज़ क्या है। सो फर्स्ट न्यूज़ इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी। पीएम मोदी द्वारा कृषि अवसंरचना कोष शुरू किया गया है। 1 lakh crore agriculture infrastructure fund has been launched by PM Modi by giving 1000 crore to 2200 farmer societies। पीएम मोदी द्वारा 1 लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष 2200 किसान समाजों को 1000 करोड़ देकर लॉन्च किया गया है। 17,000 crore has also been released to 8.5 crore farmers as sixth installment of PM किसान स्कीम। पीएम किसान योजना की छठी किश्त के रूप में 17,000 करोड़ 8.5 करोड़ किसानों को जारी किए गए हैं। साथ ही यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लास्ट मंथ। सो पिछले महीने हमने पढ़ा था कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस्टेब्लिश करने के लिए, और अब जो है ये फाइनली फंड जो है लॉन्च कर दिया गया है, जिसका जो मूल्य है वो है 1 लाख करोड़। इसका उद्देश्य किसानों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और कृषि उद्यमों को सामुदायिक खेती जो होती सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों और फसल उपरांत संरचना के विकास में सहायता करना है। सो दिस फंड एम्स टू सपोर्ट फार्मर्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्री एंटरप्रेन्योर इन डेवलपिंग कम्युनिटी, फार्मिंग एसेट्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स हैं उसको बनाने में हेल्प करेगा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों को, और साथ ही जो फसल के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है उसको भी बनाने में सहायता करेगा। तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो स्टोरेज फैसिलिटी हैं कि आपने जो फसल को काटा है तो उसको आप कहीं स्टोर करोगे, मार्केट तक पहुंच सुनिश्चित करोगे, तो इस तरह के जो भी पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में भी ये फंड इस्तेमाल किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल बी अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 टू फाइनेंशियल ईयर 2029 एंड ये जो है 10 साल के लिए जो उपलब्ध रहेगा कृषि अवसंरचना कोष वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर ये 2029 तक उपलब्ध रहेगा। अंडर दिस फंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल गिव रुपीज 1 लाख करोड़ विद 3% पर एनम इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी कवरेज अप टू 2 करोड़। सो इन दिस केस इसमें क्या होगा कि कोष के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान प्रति वर्ष जो है 3% ब्याज प्रतिभूतियों के साथ 1 लाख करोड़ और 2 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी कवरेज देंगे। पीएम किसान स्कीम was launched in February 2019 and since then total 90,000 crore has been disbursed under the scheme। तो जो पीएम किसान योजना है जैसा हम जानते हैं फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और इस योजना के तहत कुल 90,000 करोड़ से अधिक का वितरण किया गया है, और इसमें जो है प्रति वर्ष किसानों को 6,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे, ये इसमें था, और जिसको 3 इंस्टॉलमेंट यानी कि 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें पूरा था पीएम किसान स्कीम में। आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ वर्थ रुपीज 1 लाख करोड़ हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द फंड विल बी अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 टू कौन सी ईयर तक रहेगा? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि लॉन्च की गई है। निधि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष डैश तक उपलब्ध होगी एंड द ऑप्शंस आर फाइनेंशियल ईयर 2023, 2025, 2028 एंड 2029। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? क्या होगा इसका सही उत्तर? कब तक ये अवेलेबल रहेगा फंड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 2029 तक 10 साल के लिए अवेलेबल रहेगा। Moving forward to the next news, Mahinda Rajapakse takes oath as the Prime Minister of श्रीलंका for the 4th time। महिंदा राजपक्षे ने चौथी बार श्रीलंका के पीएम के रूप में शपथ ली है। His younger brother and President Gotabaya Rajapakse administered him oath
उनके जो छोटे भाई हैं और जो राष्ट्रपति भी हैं श्रीलंका के, गोतबाया राजपक्षे, उन्होंने शपथ दिलाई अपने भाई को। द ओथ टेकिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड एट केलानिया महावीरा नियर कोलंबो। तो शपथ ग्रहण समारोह जो है कोलंबो के पास केलनिया महाविहार में आयोजित किया गया था। महिंदा राजपक्षे वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका फ्रॉम 2006 टू 2015। महिंदा राजपक्षे जो है वो काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स में ही हैं और वो जो है पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं श्रीलंका के 2006 से लेकर 2015 तक, और उन्होंने जो है अब चौथी बार जो है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। पीएम महिंदा राजपक्षे, श्रीलंका पीपल्स पार्टी हैज वन जनरल इलेक्शंस बाय 2/3 मेजॉरिटी एंड द इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन 5 अगस्त 2020। तो जो 5 अगस्त 2020 को चुनाव जो हुए थे उसमें महिंदा राजपक्षे की श्रीलंका पीपल्स पार्टी ने 2/3 बहुमत से आम चुनाव जीत लिए थे। और वहीं जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है वहाँ पे श्रीलंका में, रनिल विक्रमसिंघे की, वो सिर्फ एक ही सीट जीत पाई इस इलेक्शन में। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। ये यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये जो है प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, जो हैं आपका महिंदा राजपक्षे, और ये उनके भाई हैं जो प्रेसिडेंट हैं अभी श्रीलंका के, गोतबाया राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे हैज taken oath as PM of Sri Lanka after winning in the general elections held on डैश को हुए आम चुनावों में जीत के बाद महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के पीएम के रूप में शपथ ली है। 25 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020, 1 अगस्त 2020 एंड 5 अगस्त 2020। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? कब हुए थे जनरल इलेक्शंस श्रीलंका में, जिसकी जीत के बाद महिंदा राजपक्षे जो हैं वो पीएम बने हैं श्रीलंका के? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सही उत्तर डी होगा, यानी कि 5 अगस्त 2020। मूविंग फॉरवर्ड, अ पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट टू बी लॉन्च बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर। तो पर्यावरण मंत्री द्वारा मानव हाथी संघर्ष पर एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। एंड दिस पोर्टल इट विल बी लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे 2020 विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को हर साल जो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है उसी के जो है ओकेजन पे क्या होगा, ये पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वर्ल्ड एलिफेंट डे वाज लॉन्च इन 2012 टू अट्रैक्ट अटेंशन टू प्लाइट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स। तो जो विश्व हाथी दिवस है इसको 2012 में लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था, ताकि लोगों का ध्यान केंद्रित किया जा सके कि जो एशियाई और अफ्रीकी हाथियाँ हैं उनकी क्या दुर्दशा है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। और एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स फेस थ्रेट सच एज पोचिंग, हैबिटेट लॉस्ट, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसट्रीटमेंट इन कैप्टिविटी। तो एशियाई और अफ्रीकी हाथियों को खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अवैध शिकार, तो इनकी पोचिंग की जाती है, अवैध शिकार किया जाता है, क्योंकि जो हाथी का दांत है उसको बेचा जाता है, स्मगलिंग की जाती है उसकी। निवास स्थान का नुकसान, तो जो उनका हैबिटेट है जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पे नुकसान है, क्योंकि यूजुअली एलिफेंट्स जो होते हैं वो ग्रासलैंड्स वाले एरिया में रहते हैं, और उसको क्लियर करके हम देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया हैं, जो ग्रासलैंड्स हैं, उनको क्लियर करके और जो है कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं, तो उनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है। साथ ही मानव हाथी संघर्ष, क्योंकि अब अगर कोई कॉरिडोर बनाया जाएगा, कोई सड़क निकाली जाएगी किसी एलिफेंट रिजर्व से या फिर कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया से, या फिर जहाँ पर वो रहते हैं जिस रीजन में, तो वहाँ पे क्या होता है, मानव और हाथी का संघर्ष होना काफ़ी जो है आम है, और इसी के चलते ये पोर्टल जो है एक लॉन्च किया जाएगा। और कैद में दुर्व्यवहार, तो कई जो लोग होते हैं वो हाथियों को कैद में रख लेते हैं, जैसे सर्कस में हाथियों को ले जाया जाता है, या फिर कुछ लोग आपने देखे होंगे जो हाथी पालते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो इस तरह के जो भी समस्याएं हैं जो ये झेलते हैं, उसी की तरफ ध्यान को केंद्रित करने के लिए जो विश्व हाथी दिवस है ये लॉन्च किया गया था 2012 में, और हर साल जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त। In India, Project Elephant was launched in 1992 to provide financial and technical support to various states for the conservation of elephants. तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में ये शुरू किया गया था। जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था उसी तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट किया गया था, ताकि जो स्टेट्स हैं उनको जो वित्तीय और जो भी तकनीकी सहायता है वो प्रदान की जा सके। और ये किस लिए किया गया था? ताकि जो स्टेट्स हैं वो कंजर्व कर सकें, एलिफेंट्स को संरक्षण कर सकें, हाथियों का, खासकर जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो इंडियन एलिफेंट है
जो भारत के हाथी हैं, इंडियन एलिफेंट, ये जो है वन ऑफ द सब स्पीशीज है, इट इज़ वन ऑफ द सब स्पीशीज ऑफ 3 एशियन एलिफेंट। तो जो एशिया के जो एलिफेंट्स हैं उसके 3 सब स्पीशीज में से एक है इंडियन एलिफेंट, और इसका जो आयुसियन स्टेटस है, चाहे एशियन एलिफेंट हो चाहे इंडियन एलिफेंट हो, एशियन एलिफेंट का आयुसियन स्टेटस है एंडेंजर्ड, यानी कि वो खतरे में है, तो इसीलिए उनका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडियन एलिफेंट या फिर जो एशियन एलिफेंट होते हैं इनको मेगा हर्बीवोर्स कहा जाता है। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो पेड़ पौधे खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। तो इनको मेगा हर्बीवोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये करीब करीब 150 किलो का जो प्लांट मैटर होता है ये एक दिन में कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये इनका पर डे कंजप्शन है 150 किलो, इसलिए इनको मेगा हर्बीवोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जानी इंडियन एलिफेंट के बारे में, और इसको जो है प्रोटेक्शन भी दिया गया है। साइट्स का जो अपेंडिक्स है उसमें भी इसको मेंशन किया गया है। तो जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं उनका जो भी एक लिस्ट होता है वो साइट्स के अंदर एक अपेंडिक्स है उसमें लिस्टेड रहते हैं, तो वहाँ पे उसको संरक्षण प्रोवाइड की जाती है। और इस तरह से आयुसियन स्टेटस होता है, आयुसियन रेड लिस्ट होती है, उसमें जो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं उनके बारे में लिखा होता है कि उनका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, लीस्ट कंसर्न है, क्या है, वो सब दिया होता है। तो ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त एंड 12 अगस्त। What will be the correct answer for this? Option D will be the correct answer, that is 12th August. On 9 August we celebrate World Tribal Day. ओके, वर्ल्ड ट्राइबल डे जो विश्व आदिवासी दिवस है वो मनाया जाता है 9 अगस्त को, एंड 10th अगस्त को हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाते हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th of August, and on 12th of August one more day is celebrated, that is International Youth Day. अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज। वर्ल्ड ट्राइबल डे और इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9th अगस्त सिंस 1994। विश्व आदि दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त 1994 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इट एम्स टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पॉपुलेशन। तो इसका उद्देश्य विश्व के स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा करना है। In 1982, first meeting of the United Nations Working Group on Indigenous Populations was held and World Tribal Day recognizes this day. 1982 में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक हुई और विश्व आदि दिवस जो आदिवासी दिवस है उसे मान्यता देता है। World Tribal Day 2020 celebrations focus on preservation and documentation of tribal language. तो विश्व आदिवासी दिवस 2020 समारोह आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और प्रलेखन पर केंद्रित है, और इसमें मुख्य ये है कि कोविड-19 के चलते हुए जो थीम है इस बार की वो है कि कोविड-19 के चलते हुए जो भी ट्राइब्स हैं उनका संरक्षण करना और उनको रेजिलिएंट बनाना, ये जो है इस वर्ष की थीम भी है। Various linguistic departments in South are making efforts to collect, preserve and document the languages of 500 tribes identified by anthropologists in Tamil Nadu. तो दक्षिण में विभिन्न भाषा विज्ञान विभाग तमिलनाडु में मानव विज्ञानी द्वारा पहचानी गई 500 जनजातियों की भाषाओं को इकट्ठा करने, संरक्षित करने और उन्हें जो है इकट्ठा करने का और संरक्षित करने का जो है प्रयास कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। Of these tribes, 6 can be seen in Nilgiris district of Western Ghat. इसमें से कुछ जो ट्राइब हैं वो नीलगिरी पहाड़ी पे देखी जा सकती हैं वेस्टर्न घाट की। तो वहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? टोडा, पनियार, कट्टू नाइकार्स, इरूलास, कुरुम्बास और कोठर्स। तो ये कुछ यहाँ पे ट्राइब्स हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे आपसे पूछा जाए कि टोडा ट्राइब कहाँ की ट्राइब है, ठीक है, या फिर पनियार ट्राइब जो है वो कहाँ की है। तो इसीलिए ट्राइबल्स अगर कहीं सुनते हैं आप ट्राइब्स के बारे में किसी भी के भी, तो उसको आप एक बार ज़रूर पढ़िए।
As per 2011 census in India, 8.6% of the total population are ट्राइबल पीपल। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में कुल आबादी का 8.6% आदिवासी लोग हैं, इसलिए इनका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और काफ़ी ट्राइब्स तो ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड रहती हैं, बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम में नहीं आती हैं, तो उनका संरक्षण और भी ज़रूरी हो जाता है। मोर देन हाफ ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सेंट्रल इंडिया। तो अनुसूचित जाति की आधी से अधिक आबादी जो है वो मध्य भारत में केंद्रित है। तो कौन कौन से रीजन में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, फिर झारखंड में है, आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात एंड राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और फिर बाकी जगहों पर है। और ये सारे स्टेट्स जो सेंट्रल रीजन में आते हैं भारत के, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्राइबल, मतलब आधी से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन यहीं पर है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बाकी जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती है ट्राइब्स। आगे चलते हैं, लेट्स सी अ क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्राइबल डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन August 9 सिंस। विश्व आदिवासी दिवस जो है, विश्व के देशज लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को डैश से मनाया जाता है। 1982, 1994, 1999 या फिर 2003। क्विकली कमेंट द करेक्ट आंसर। कब से मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1994, 1994। आगे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। ई संजीवनी ओपीडी प्रोवाइडेड मोर देन 1.5 लाख ऑनलाइन कंसल्टेशंस। तो ई संजीवनी ओपीडी ने 1.5 लाख से अधिक ऑनलाइन परामर्श प्रदान किए हैं। ई संजीवनी ओपीडी, अ टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, हैज प्रोवाइडेड मोर देन 1 लाख ऑनलाइन कंसल्टेशंस। तो ये जो ई संजीवनी ओपीडी है, ये क्या है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय का टेलीमेडिसिन सेवा जो है, एक तरह की सेवा है जो हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा प्रदान की जाती है। द सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड बाय 23 स्टेट्स एंड इट नाउ कवर 75% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो सेवा है ये 23 राज्यों द्वारा शुरू की गई है और अब ये 75% की जो आबादी है उसको कवर करती है। थ्रू ई संजीवनी प्लेटफॉर्म, 2 टाइप्स ऑफ टेली कंसल्टेशंस आर पॉसिबल। दीज आर डॉक्टर टू डॉक्टर ई संजीवनी एंड पेशेंट टू डॉक्टर। तो इसमें 2 तरह के जो टेली परामर्श संभव हैं वो है डॉक्टर टू डॉक्टर ई संजीवनी के द्वारा और मरीज से डॉक्टर, जो कि ई संजीवनी ओपीडी है। ठीक है, तो ओपीडी से आप समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे पेशेंट और जो डॉक्टर है, यहाँ पे वो उनके बीच में परामर्श होगा, टेली परामर्श। और जो डॉक्टर टू डॉक्टर है उसमें जो है ई संजीवनी में डॉक्टर टू डॉक्टर टेली परामर्श होगा। गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग ई संजीवनी अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केयर प्रोग्राम। तो सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यक्रम के तहत ई संजीवनी को लागू कर रही है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई संजीवनी ऑन 16 जून 2009। तो 16 जून 2009 को ये ई संजीवनी लॉन्च किया गया था और अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि देखिए तब ये स्टार्ट किया गया था और अब देखिए कितना ये महत्वपूर्ण हो गया है, कितना ये बेनिफिशियल हो गया है, ये बेनिफिशियल हो गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए काफ़ी लोग जो है वो हॉस्पिटल डर की वजह से विजिट नहीं कर पा रहे हैं या फिर वहाँ पर जो है जाना सेफ नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो डॉक्टर से जो है परामर्श ले सकते हैं ई संजीवनी के द्वारा। गवर्नमेंट हैज़ प्लान्स टू इम्प्लीमेंट टेली कंसल्टेशन इन ऑल 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बाय दिसंबर 2022। तो सरकार की दिसंबर 2022 तक सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में टेली परामर्श को लागू करने की योजना है। तो यहाँ पर देखिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी जो है डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं कई बारी। तो कंडीशंस तो हमें पता ही है कि रूरल एरियाज़ में क्या है या फिर जो भी दूर दराज के क्षेत्र हैं कि वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन टेली कंसल्टेशन के थ्रू उनको भी जो है फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पे जो भी स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं वो प्रदान की जा सकती हैं। तो इसीलिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम इज एन वन पिलर ऑफ आयुष्मान भारत प्रोग्राम ऑफ 2018। तो 2018 में हमें याद है कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसका एक पिलर था आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश करना, और दूसरा जो उसका पिलर है, जो सेकंड पिलर है, दूसरा जो उसका स्तंभ है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसमें पर फैमिली को जो है कवरेज प्रोवाइड किया जाता है कि भाई कहीं भी आपका अगर जो है कभी भी आपको किसी भी सर्विस की ज़रूरत पड़ रही है
तो वहाँ पे आप जो है ले सकते हैं। जैसे सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज हुआ या फिर टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज हुआ, तो वहाँ पर उनको जो है वो मुफ्त में वो इलाज करा सकते हैं कि अगर वो कवर्ड हैं तो इससे जो है इस सर्विस से 50 करोड़ करीब के लोगों को फ़ायदा हुआ है। और ये जो है एक तरह से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी है, क्योंकि जिन लोग की लो इनकम है वो जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो है अपना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, तो उनके लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है, ये सबको जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स हैव लॉन्च्ड ई संजीवनी ओपीडी, अ टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ओपीडी कितने राज्यों में ने लॉन्च की है? 23, 24, 25 एंड 26। क्विकली कमेंट द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका सही आंसर? कितने राज्यों ने लॉन्च किए हैं? The correct answer is option A, that is 23 states. Let's see the next news. GCC writes for the extension of UN arms sanction on Iran. ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों के विस्तार के लिए GCC ने समर्थन किया है। The sanctions prevent Iran from purchasing foreign-made weapons like fighter jets, tanks and warships. प्रतिबंध ईरान को विदेशी जेट जैसे लड़ाकू जेट, टैंक और युद्धपोत खरीदने से रोकते हैं। The sanctions on Iran will expire after 2 months and they were imposed in 2010. तो जो प्रतिबंध हैं वो 2010 में लगाए गए थे और 2 महीने बाद जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं। UN has agreed to terminate arms sanctions in October after Iran's 2015 nuclear deal. तो जो ईरान की जो 2015 की न्यूक्लियर डील हुई थी, तो उसके बाद जो है डिसाइड किया गया था यूएन के द्वारा कि जो अब अक्टूबर 2020 में जो है ये जो सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन जीसीसी ने कहा है कि इसका जो आर्म सैंक्शन है उसका जो एक्सटेंशन है वो और ज़्यादा किया जाए। टॉकिंग अबाउट ईरान्स न्यूक्लियर डील, ईरान न्यूक्लियर डील ऑल्सो नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इट वॉज साइंड इन जुलाई 2015। तो जुलाई 2015 में ईरान परमाणु समझौता या फिर जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये जो डील है ये किस किसके साथ साइन हुई थी? तो P5+1+U like 5 permanent members of US Security Council, China, USA, Britain, France and this will be Russia, Germany and European Union. सो ये जो डील है ये जो P5 सदस्य हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया और साथ में जर्मनी, यूरोपीय संघ के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। रिसेंटली यूएस हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी, तो यूएस ने इस संधि से पीछे हट गया है। इफ यू टॉक अबाउट गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1981। इसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी। इसके 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर्स आर देयर, यू कैन सी दैट ऑन द मैप। कुवैत एक सदस्य है, फिर बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स एंड ओमान। तो 6 countries are part of this Gulf Cooperation Council, that is Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, UAE and Oman, and its headquarters are located in Riyadh, Saudi Arabia. So इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय इसका रियाद, सऊदी अरेबिया में है। Let's see a question. Which of the following countries is not a member of Gulf Cooperation Council? निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? इराक, बहरीन, कुवैत एंड ओमान। वेरी इजी। Quickly comment the correct answer. Guys, keep commenting and like the video, share it, try to add more and more people to the session. The correct answer will be option A, that is Iraq. If you have any doubt, you can mention that in comment box. Let's see the next news. Defense Ministry to ban import of 101 defense items to promote आत्मनिर्भर भारत। रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। एंड ऑल्सो द एम इज टू इंक्रीज इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो ये जो रक्षा उत्पादन है उसके स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। द लिस्ट इंक्लूड्स आर्टिलरी गन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल्स, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। सूची में आर्टिलरी गन, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जहाज जनित क्रूज मिसाइल, हल्के लड़ाकू विमान, हल्के परिवहन विमान, लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल, संचार उपग्रह आदि शामिल हैं। एज पर द सिप्री रिपोर्ट रिलीज्ड इन अप्रैल, इंडिया वाज द
थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो अप्रैल में जारी की गई जो सिप्री की रिपोर्ट है उसके अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड। तो भारत दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। तो ये जो डिपेंडेंसी है आर्म्स के इंपोर्ट के लिए, इसको कम करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए जो है ये कदम उठाया गया है। The government has also decided to disallow participation of foreign companies in tendering process of any government contract over rupees 200 करोड़। सरकार ने किसी भी 200 करोड़ से अधिक के सरकारी अनुबंध की निविदा प्रक्रिया में विदेशी कंपनियों की भागीदारी को कम करने का भी फैसला किया है। The government will buy rupees 50,000 crore worth products from Indian companies in 2020। तो 2020 में सरकार भारतीय कंपनियों से 52,000 करोड़ के उत्पादों को खरीदेगा। द बैन विल बी इम्प्लीमेंटेड बिटवीन 2020 टू 2024। तो जो प्रतिबंध है 2020 से लेकर 2024 के बीच में लागू किया जाएगा। अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रिलीज ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 का मसौदा जारी किया है और उसमें यही है एम के जो आत्मनिर्भर भारत है उसको प्रमोट करना है और जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा प्रमोट करना है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है। और इसके लिए जो है अब जो प्रोक्योरमेंट है वो किससे किया जाएगा, जो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय कंपनियां हैं उनसे प्रोक्योरमेंट किए जाएंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी अ क्वेश्चन। द फॉरेन कंपनीज विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द टेंडरिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ ओवर डैश। विदेशी कंपनियों को डैश से अधिक मूल्य के सरकारी अनुबंधों की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रुपीज 200 करोड़, रुपीज 300 करोड़, रुपीज 500 करोड़ एंड रुपीज 1000 करोड़। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? क्विकली कमेंट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन लोक अदालत फॉर द फर्स्ट टाइम। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया है। ब्रिंगिंग कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस टू द करंट ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक, द दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एन ऑनलाइन लोक अदालत फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली। तो ये आयोजन ऑनलाइन क्यों किया गया? क्योंकि वर्तमान में हम जानते हैं कि जो कोविड-19 महामारी चल रही है इसके चलते हुए कुछ रचनात्मक जो है समाधान लाना पड़ता, तो उसी को लाने के लिए जो है यहाँ पर ये पहली बार जो ऑर्गेनाइज किया गया है। द स्टेप हैज बीन टेकन कीपिंग इन माइंड द नीड टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू मेथड्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो समाज की बेहतरी के लिए नए तरीके सीखने और अपनाने की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम बढ़ाया गया है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फंक्शंस अंडर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत कार्य करता है। टॉकिंग अबाउट लोक अदालत, इट इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स इन इंडिया। ये भारत में एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों में से एक है। इट हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। So this is important that if a question is asked that whether the Lok Adalat is a statutory body or not, so you should know that it is a statutory body। तो लोक अदालत जो है वो एक वैधानिक निकाय है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है। National Legal Services Authority, it is an institution that was formed on 9 November 1995 under the Legal Services Authorities Act of 1987। इस संस्था का गठन 9 नवंबर 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ केसेस। तो इसका उद्देश्य जो है समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना है और साथ ही जो मामले हैं उनकी शीघ्र समाधान के लिए लोक अदालत का भी आयोजन करना है। सुप्रीम कोर्ट जज एनवी रमन्ना इज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नालसा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनवी रमन्ना जो हैं वो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी अ क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1995, 1985, 1975 एंड 1965। 1995, 1985, 1975 और 1965।
The correct answer is option A, that is 1995. Let's see the next news. Confederation of All India Traders launched China Quit India campaign. Confederation of All India Traders ने चीन भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है. Under this, there has been a demand to ban China's growing trade in India. तो इसके तहत भारत में चीन के बढ़ते व्यापार पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है. This campaign of CAIT is an extension of their recent demand for boycott of Chinese goods with the demonstrations at around 600 venues in different parts of the country. CIT का ये अभियान हाल ही में उनके द्वारा की गई चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग का एक विस्तार का रूप है, जिसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 600 स्थानों पर प्रदर्शन किए गए थे. Along with this, CAIT also urged the government to pay attention to the following points. तो किस किस चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने के लिए आग्रह किया गया है CIT के द्वारा. प्रोहिबिटिंग चाइनीज इम्पोर्ट्स, तो चीनी आयात पर रोक लगाना. इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनीज, भारतीय कंपनियों में निवेश करना. प्रमोटिंग इंडियन स्टार्टअप्स एंड डिजिटल एप्स, तो भारत के जो स्टार्टअप्स हैं और जो डिजिटल एप्स हैं उनको प्रोत्साहित करना. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चाइनाज एक्टिविटीज इन इंडिया, तो भारत में चीन की जो गतिविधियां हैं उन पर भी जांच करना. ठीक है, तो इस तरह से जो है चारों तरफ से चाइना को जो है घेरने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की बात करें, इट इज अ नेशनल लेवल नॉन गवर्नमेंटल एपेक्स बॉडी ऑफ इंडियाज बिजनेस कम्युनिटी. यह भारत के व्यापारिक समुदाय का राष्ट्रीय स्तर का एक गैर सरकारी शीर्ष निकाय है और ये जो इसके हेडक्वार्टर्स वो नई दिल्ली में है. मुख्यालय कहाँ पर है इसका? CIT का नई दिल्ली में स्थित है. तो मोस्टली आप देखेंगे कि जो सरकारी या गैर सरकारी कोई बड़े नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादातर उसका जो हेडक्वार्टर होता है वो नई दिल्ली में होता है. लेट्स सी अ क्वेश्चन. रिसेंटली चाइना क्विट इंडिया कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय, हाल ही में चीन भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ. ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद. ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय किसान संघ. एंड ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. अखिल भारतीय व्यापारियों का संघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स. लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज. एनवीसैट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. सो हाल ही में NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, उसके द्वारा एनवीस्टैट्स इंडिया रिपोर्ट 2020 जो है वो जारी की गई है. लेट्स सी व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट. द एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ हीट वेव इंक्रीज्ड बाय 82.6% in 2019 and this number has increased to 157 डेज. 2019 में हीट वेव के दिनों की औसत संख्या 82.6% की दर से वृद्धि हुई है और यह संख्या 157 दिन हो गई है. राजस्थान रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ 20 डेज हीट वेव. राजस्थान में सबसे अधिक संख्या 20 दिन हीट वेव दर्ज की गई है. आफ्टर दिस 13 डेज ऑफ हीट वेव्स वर रिकॉर्डेड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. तो सबसे ज़्यादा जो हीट वेव जो है वो रिकॉर्ड की गई वो राजस्थान में, जो 20 दिन चली. एंड उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखी गई वो 13 दिन के लिए दर्ज की गई. An increase in the number of average cold wave days were also recorded. According to the data, 45 cold wave days were recorded in 2018, while there were 29 days in 2017. That is an increase of 55.2%. औसत शीतलहर के दिनों की संख्या में भी जो है वृद्धि देखी गई है. 2018 में जो है ये 45 दिन का जो है कोल्ड वेव्स जो या फिर जो शीतलहर है वो दर्ज की गई, जबकि 2017 में ये 29 दिन थी, यानी कि इसमें 55.2% की वृद्धि हुई है. ऑल्सो देयर वर 3,740 डेथ्स ड्यू टू एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन 2018, द हाईएस्ट इन 6 years. तो साथ ही ये भी देखा गया कि 2018 में जो तीव्र श्वसन संक्रमण है इससे 3,740 मौतें जो हैं वो हो गई हैं, जो 6 साल में सबसे अधिक है. द मैक्सिमम डेथ्स ड्यू टू एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अकर्ड इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड दिल्ली. तो जो तीव्र श्वसन संक्रमण के कारण सबसे ज़्यादा जो मौत हुई है तो वो मोस्ट आप जानते हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे दर्ज की गई है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और फिर उसके बाद जो है आता है दिल्ली. यहाँ पर ये दर्ज की गई है. ऑल्सो द मैक्सिमम इंक्रीज इन पार्टिकुलेट मैटर बिलो 10 माइक्रोन इज फाउंड इन दिल्ली फॉलोड बाय अहमदाबाद एंड मुंबई. जो पार्टिकुलेट मैटर होता है PM10 जो है वो छोटा होता है और उससे छोटे भी
जो है जैसे PM2.5 हो गया, इस तरह के भी जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो देखे गए हैं कि उसमें वृद्धि हुई है, खासकर दिल्ली में, उसके बाद अहमदाबाद और उसके बाद जो है कहाँ पर हुई है, मुंबई में हुई है। ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल इंडिया, देयर शेयर इज 53.8%। तो ये भी देखा गया है कि जो नलकूप और हैंडपंप जो है वो ग्रामीण भारत में पीने के पानी का प्राथमिक स्रोत है और इनकी जो हिस्सेदारी है वो 53.8% है। पाइप्ड वाटर पब्लिक टैप्स स्टैंड पाइप्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज। तो शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड पानी, सार्वजनिक नल और जो स्टैंड पाइप्स हैं ये शहरी क्षेत्रों में पानी के प्राथमिक स्रोत हैं। इन अर्बन एरियाज ऑफ दमन एंड दीव मोस्ट पीपल हैव चोजन बॉटल्ड वाटर एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। शहरी क्षेत्रों में दमन और दीव में सबसे अधिक लोगों ने पीने के पानी के स्रोत के रूप में बोतलबंद पानी को चुना है। Delhi has the highest number of registered motor vehicles in the country, followed by Bengaluru. दिल्ली में देश से सबसे अधिक जो पंजीकृत मोटर वाहन है, उसके बाद दूसरा स्थान जो है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मोटर व्हीकल्स कहाँ पर हैं? दिल्ली में रजिस्टर हुए हैं और उसके बाद बेंगलुरु में। देन द छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश दे हैव लार्जेस्ट स्लम पॉपुलेशन आफ्टर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक झुग्गी आबादी है। Deaths due to heat wave also recorded a sharp jump in 2019, but this is slightly lower than 375 from 2017. तो हीट वेव के कारण होने वाली मौतों में भी 2019 में तेज उछाल दर्ज किया गया है, लेकिन ये 2017 से 375 से थोड़ा कम है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स सी अ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एनवीसैट स्टेटस रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, Which state recorded the maximum days of heat waves in 2019? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी की गई एनवीसैट 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में हीट वेव के सबसे अधिक दिन किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? पंजाब, हरियाणा, बिहार एंड राजस्थान। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर होगा। एंड इफ यू रिमेंबर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2020 का, इसमें जो भारत की रैंक आई थी वो 168 आई थी। 168वीं रैंक थी भारत की यहाँ पर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और जैसा अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो उससे भी हमें समझ में आ रहा है कि जो की फाइंडिंग्स है रिपोर्ट की, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कितना अभी हमें करने की ज़रूरत है और भारत पे कितना असर पड़ रहा है एनवायरमेंटल चेंज का, कि हीट वेव्स जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं, रिपोर्ट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो एनवी स्टैट्स नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड डेटा है, इसमें पूरा स्टैट्स रिलीज किया गया है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज, मॉरिशस डिक्लेयर्ड एन एनवायरमेंटल इमरजेंसी ड्यू टू एन ऑयल स्पिल फ्रॉम अ जापानीज शिप स्ट्रैंडेड इन द इंडियन ओशन। हिंद महासागर में फंसे एक जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। द शिप नेम्ड MK वाकाशियो इज ओन्ड बाय जापान बट रजिस्टर्ड इन पनामा। तो MK वाकाशियो नामक का ये जहाज जो है जापान के स्वामित्व वाला है, परंतु ये पनामा में पंजीकृत है। इट क्रैश्ड इनटू अ क्लिफ ऑन जुलाई 25 व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू ब्राजील, ऑल्दो इट्स क्रू वाज इवैक्यूएटेड। यह 25 जुलाई को चीन से ब्राजील जाते हुए यह जहाज चट्टान से टकराया और हालांकि इसमें जो चालक दल है उसको निकाल लिया गया था। Later, due to inclement weather and frequent strong ocean waves, the ship began to leak fuel with a capacity of 4,000 tons. तो बाद में खराब मौसम और महासागर की लगातार तेज लहरों के कारण जहाज में ईंधन का रिसाव शुरू हो गया, जिसमें 4,000 टन की क्षमता थी। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर ऑयल स्पिल होता है, इफ ऑयल स्पिल टेक्स प्लेस, देन इट इज not only harmful for the marine environment, or you can say marine biodiversity, but it is also not good for the people living in the region. तो जो ऑयल स्पिल के द्वारा जो पोल्यूशन होता है वो केवल जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, जो पानी के अंदर जो भी जीव रहते हैं, सिर्फ उनके लिए हानिकारक नहीं है, परंतु जो और लोग हैं उनके लिए भी हानिकारक हो जाता है। दिस एनवायरमेंटल क्राइसिस में थ्रेटन नॉट ओनली एक्वेटिक लाइफ बट ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन। यह इस पर्यावरण संकट से न सिर्फ जलीय जीवन बल्कि उस पर निर्भर लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जैसे जो लोग हैं जो फिशिंग
करते हैं तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पर एक्वेटिक लाइफ कम होगी तो फिर फिशिंग जो है वो कम से कम मिलेगी। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर भी असर पड़ेगा। मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनॉथ हैज अपील टू फ्रांस फॉर हेल्प। जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनॉथ, उन्होंने फ्रांस से मदद की अपील की है। और अगर आपको याद आ रहा होगा, मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनॉथ और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है जो मॉरिशस में बिल्ट हुई है, जिसमें भारत ने सहयोग दिया था, तो उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। द फ्रेंच आइलैंड ऑफ रियूनियन इज ऑल्सो लोकेटेड नियर मॉरिशस इन द इंडियन ओशन। फ्रांसीसी द्वीप रियूनियन भी हिंद महासागर में मॉरिशस के पास स्थित है। टॉकिंग अबाउट मॉरिशस, इट इज एन आइलैंड नेशन विच इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इट इज नोन फॉर इट्स बीचेस, लगून्स एंड रीफ्स। तो ये अपने समुद्री तटों, लगून और चट्टान के लिए जाना जाता है। इट्स कैपिटल इज पोर्ट लुई। तो इसकी जो राजधानी है पोर्ट लुइस है। करेंसी इज मॉरिशस रूपी। मॉरिशस रुपया जो है इसकी करेंसी है, यानी कि मुद्रा है। Let's see a question. Recently, which country has declared an environmental emergency due to an oil spill from a Japanese ship stranded in the Indian Ocean? हाल ही में हिंद महासागर में फंसे एक जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? The options are Japan, Mauritius, India and श्रीलंका। सो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन से देश ने जो है अभी आपातकाल घोषित किया है पर्यावरणीय? The correct answer is option B, that is Mauritius. Moving forward to the next news. Researchers at the Indian National Center for Ocean Information Services, Hyderabad, found way to improve waves forecast. Indian National Center for Ocean Information Services, Hyderabad के शोधकर्ताओं ने तरंगों के बेहतर पूर्वानुमान का रास्ता खोज लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस NCOIS, this Indian National Center for Ocean Information Services, it is an autonomous organization. ये एक स्वायत्त संस्था है। and it lies under which ministry? ये Ministry of Earth Sciences के अंतर्गत established है। It was established under the Ministry of Earth Sciences in the year 1999. और ये कहाँ पर ऑपरेशनल है? सिर्फ ये हैदराबाद में ऑपरेशनल है। इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। अकॉर्डिंग टू देम, बेटर फोरकास्ट वेव्स कैन बी मेड बेस्ड ऑन बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। तो उन्होंने कहा कि जो बोरियल समर इंट्रा जो सीजनल या फिर मौसमी दोलन है, इसके आधार पर बेहतर पूर्वानुमान तरंगों का किया जा सकता है। बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, दीज इंड्यूस हाई वेव एक्टिविटी इन नॉर्थ इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। ये उत्तर हिंद महासागर और अरब सागर में उच्च लहर गतिविधि को प्रेरित करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, देयर आर वार्म कन्वेंशन currents रनिंग फ्रॉम द इंडियन ओशन टू द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन अबाउट 10 to 50 days. They describe the active and break periods of the मानसून। तो मानसून जून सितंबर के दौरान लगभग 10 से 50 दिनों में हिंद महासागर से पश्चिमी प्रांत प्रशांत महासागर तक चलने वाली गर्म हवा संवहन धाराएं हैं। वे मानसून के सक्रिय और ब्रेक की अवधि को बताते हैं। It will also help improve wave forecasting along the coast of India and reduce the adverse effects of high waves, coastal flooding, erosion, etc. इससे भारत के तटों के साथ लहर पूर्वानुमान को बेहतर बनाने और उच्च लहरों, तटीय बाढ़, कटाव आदि के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। ऑल्सो सी नेविगेशन रूट्स कैन बी प्लान बेटर। तो अगर अच्छे से असली तरीके से जो फॉरकास्ट किया जाएगा एक्यूरेट तरीके से, तो जो सी नेविगेशन रूट्स हैं, जो सी नेविगेशन मार्ग हैं, उनके लिए बेहतर योजना बनाई जा सकती है। दिस डिस्कवरी हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस इन डेवलपिंग सीजनल एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग सर्विसेज फॉर बेस एंड कोस्टल इरोजन फॉर इंडिया। भारत के लिए लहरों और तटीय क्षरण के लिए मौसमी और जलवायु पूर्वानुमान सेवा विकसित करने में इस खोज का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऑल्सो वर्क ऑन दिस विल बी स्टार्टेड ऑन सून अंडर द डीप ओशन मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन के तहत इस पर जल्दी काम शुरू किया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीप ओशन मिशन है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत है।
Let's move forward. Let's see a question. What is correct regarding boreal summer intra-seasonal oscillation? बोरियल समर इंट्रा मौसमी दोलन जो है इसके संबंध में क्या सही है? बेस्ड ऑन दिस वेव्स कैन बी प्रिडिक्टेड बेटर इसके आधार पर तरंगों का बेहतर पूर्वानुमान जो है वो किया जा सकता है. इट इंड्यूसेस हाई वेव एक्टिविटी इन द नॉर्थ इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी. यह उत्तर हिंद महासागर और अरब सागर में उच्च लहर गतिविधि को प्रेरित करते हैं. वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव. केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं. तो क्या होगा इसका सही आंसर? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ वन एंड टू. एक और दो, दोनों ही सही हैं. Next news is 140 rare species of butterflies including 77 new species were discovered in Matharan. माथेरन में 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की गई है. Recently, after a long gap of 125 years, 140 rare species of butterflies have been discovered, including 77 new species at Matharan near Mumbai in Maharashtra. तो हाल ही में 125 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद महाराष्ट्र में मुंबई के पास मेथरान में 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की गई है. Earlier in 1894, 78 species were discovered by a researcher. Then these butterflies were codified in this eco-sensitive area. इससे पहले 1894 में एक शोधकर्ता ने 78 प्रजातियों की पहचान की थी. तब इन तितलियों को इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में संहिताबद्ध किया गया था. This discovery has been made by scientists of Bombay Natural History Society and सोमिया विद्या विहार यूनिवर्सिटी. यह खोज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और सोम्या विद्या विहार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है. एंड दिस रिसर्च वाज पब्लिश्ड इन अ रिसर्च पेपर इन जर्नल बायोडाइवर्सिटी डेटा. इसे जैव विविधता डेटा जर्नल में एक शोध पत्र में प्रकाशित भी किया गया है. लेट अस नो समथिंग अबाउट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है भारत की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्थाओं में से एक है जो संरक्षण और जैव विविधता अनुसंधान में लगी हुई है. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच इज एंगेज्ड इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च. इट पब्लिशेस द जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. इसके द्वारा जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्रकाशित किया जाता है. दिस वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 15 सितंबर 1883. तो 15 सितंबर 1883 को स्थापित की गई थी और इसके मुख्यालय कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो मुंबई में स्थित हैं. Moving forward, let's see a question. The headquarters of Bombay Natural History Society is located at dash. Bombay Natural History Society का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. तो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए. Where are the headquarters of Bombay Natural History Society located? Very easy. The correct answer is option A, that is Mumbai. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कवर्ड द डेली करंट अफेयर्स और उससे जुड़े जो भी प्रश्न हैं वो भी हमने देख लिए हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे. और कोई भी अगर आपको डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर 1-to-1 सेशन प्रोग्राम इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर्स. और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आपकी प्रिपरेशन के लिए. और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए. ऑल द बेस्ट गाइज. विल मीट यू अगेन. फिर मुलाकात होगी आपसे. थैंक यू सो मच.